खैर इनको तो होश संभालते शहरबानों ने इस घर में आते जाते देखा था, लेकिन हमादली शाह को इसने इस घर में तो नहीं देखा। हाँ, खानदानी तकरीबात में जरूर देखा था। वो एक बेहद संजीदा और रेज़रू रहने वाला शख्स था। मन्नी के दूसरे दिन इसके ससुराली हैदराबाद रवाना हो गए थे और वो दोनों भी 15 दिन की छुट्टियां गुजारकर अपने हॉस्टल आ गई थी। इस दौरान मुअज्जम नवाब शाह नहीं आया था। इनकी फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू हो गई थी, पर पुलिस में भी इन दोनों के अच्छे मार्क्स आए थे। शहरबानों ने किताबों में पनाह ढूंढ ली थी, लेकिन जो तब्दीली इसकी जिंदगी में आ चुकी थी इसे वो किसी कीमत पर फरामोश नहीं कर सकती थी। मन्नी के बाद शहरबानों के जज्बात कुछ इसी शेर की अक्कासी कर रहे थे, लेकिन वो एक हकीकत पसंद लड़की थी। हमाद अली शाह उसकी जिंदगी में आ चुका था। ये बात वो अपने जहन में बिठा चुकी थी। गो कि उनकी मन्नी को 2 माह का अरसा गुजर गया था, लेकिन हमाद अली शाह और उसके दरमियान कोई राबता नहीं हुआ था। उसने मर्द होकर पहल नहीं की थी, वो तो फिर मशरकी औरत थी, कम अज कम इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो पहल करती। इस दिन भी वो नोटिस मुकम्मल करके सोने की तैयारी कर रही थी और रात के 11:30 का अमल था जब नगी ने अपने रूम में कदम रखे थे। वो घंटे भर से अपनी दोस्त के कमरे में थी। मैं कभी तुम सो चुकी होगी, नगी ने इसे जागते देखकर कहा था। वो कुछ नोटिस मुकम्मल कर रही थी। मैं शहरबानो अपना तकिया दुरुस्त करते गोया हुई। अरे शहरबानो, ये तुम्हारे हमाद साहिब भी फोन भी करते हैं? नगी को यकलख्त इस बात का ध्यान आया। इसने बात अधूरी छोड़कर नस्ल बर नजरों से शहरबानो की समत देखा था। नहीं। शहरबानो उसकी बात का मतलब समझ गई थी, इसलिए बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया था। हूँ तो हमाद अली शाह मन्नी करवा के खामोश होकर बैठ गए हैं। वैसे क्या तुम करती हो फोन वगैरह? नगी का अंदाज अब मानी खेज था। मुझे क्या जरूरत है? जब वो मर्द होकर इतने रेज़रू हैं तो मैं तो फिर एक लड़की हूं। जो बात इसके दिल में थी वो इसकी जबान पर भी आ गई थी। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, इन मर्दों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब देख लो, तुम्हारे शाह जी मेरे बगैर सांस भी नहीं लेते। नगी ने बात बदलते अपनी खूबी बताकर एक कहका लगाया था। असल में आजकल लंदन से फोन के जरिए भी शहला बेगम बेटी की ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। ये इसका नतीजा था जो नगी ऐसी बातें कर रही थी। शहरबानों को इसकी बात और अंदाज एक आंख नहीं भाया था। वो बस उसे देखती ही रह गई थी। उनके फाइनल ईयर का दूसरा सेमेस्टर खत्म हुआ था जब शहला बेगम जहांगीर अहमद के साथ पाकिस्तान पहुंच गई। जहांगीर अहमद ने तो नगी को देखते ही प्रिंस का नाम दे दिया था, जिस पर नगी तो बहुत खुश हुई थी, जबकि शहला बेगम दिल ही दिल में धुल गई थी। वो शौहर की इन आदतों से आजिज थी, लेकिन मजबूरी थी, वो उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी। शहला बेगम की आमद पर नगी फिर पुरानी रविश पर चल पड़ी थी, बल्कि आजकल तो उसकी सरगर्मियां कुछ पर असरार किस्म की हो गई थी। वो अपनी पढ़ाई को टाइम देने के बजाय माँ को टाइम दे रही थी। शहरबानो सब देख रही थी, लेकिन वो इस्तिफसार करने का हक नहीं रखती थी, लेकिन इसे तजस्सुस जरूर था। और फिर ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि इसका तजस टीवी पर चलते एक कमर्शियल इश्तिहार ने खत्म कर दिया। टीवी स्क्रीन पर वो इंतहाई हुसैन लग रही थी। चंद लम्हों के लिए तो शहरबानो भी दंग रह गई थी। इसके एक ही कमर्शियल ने पूरी यूनिवर्सिटी में धूम मचा दी थी। खुदा जाने अब घर वालों का क्या हाल होगा। शहरबानो की नजरों के सामने मुकर्रम अली शाह और मुअज्जम के चेहरे घूम गए थे। तुमने बताया नहीं? नगी सब कुछ चुपके चुपके ही करती चली गई। इस दिन मौका मिलते ही शहरबानो ने हल्का सा शको कर डाला था। मैंने सबको सरप्राइज दिया है, तुम बताओ कैसा लगा मेरा कमर्शियल? नगी बेहद खुश थी। बहुत अच्छा, शहरबानो ने मुख्तसर कहा। अब वो उससे ये तो नहीं कह सकती थी कि तुमने फिर घर वालों को दुख देने का सामा पैदा कर दिया है। उसका कमर्शियल चलते 2 ही दिन गुजरे थे कि मुअज्जम हॉस्टल पहुंच गया। शाम का वक्त था। नगी हसब मामूल शहला बेगम की तरफ गई हुई थी। पीवन शहरबानो को मुअज्जम के आने की इत्तला देकर वापस चला गया था। मुअज्जम अक्सर वीकएंड पर आने लगा था, लेकिन आज वीकएंड नहीं था। शहरबानो के दिल को किसी अनहोनी का शक हुआ था। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती रूम से निकल आई थी। अस्सलाम अलैकुम। वो कमरे का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल होती आहिस्तगी से गोआ हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। नगी कहाँ है? मुअज्जम सोफे पर बैठा हुआ था, उसे देखकर एकदम उठा था।
इसके चेहरे पर एक वाज़े इज़्तिराब नजर आ रहा था। वो तो अपनी मम्मी की तरफ गई हुई है। शहरबानो ने इसके अस्तराब को देखते एक बार फिर आहिस्तगी से जवाब दिया था। वो इसके इस सवाल के पीछे छुपे मानी जान गई थी। हूँ तो माँ से मिलने के रंग तो वो हमें दिखा रही है। देखा तुमने इसे टीवी स्क्रीन पर? मुअज्जम ने दबे दबे गुस्से से हुनकारा भरती इससे सवाल कर डाला। जी, शहरबानो का जवाब मुख्तसर था। वो इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ शहरबानो, तुम उसके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम उसकी सरगर्मियों से मुझे तो इन्फॉर्म कर सकती थी। हालांकि तुम्हारे पास मीर सीएल नंबर और घर का नंबर भी मौजूद है। मुअज्जम के लहजे में गुस्सा के साथ शको भी था। शाह जी, अगर आप मीर अलिफ यकीन करते हैं तो ये जान लीजिए कि मुझे भी 2 दिन पहले ही नगी की सरगर्मियों के बारे में इल्म हुआ है, और अगर मुझे पहले मालूम हो जाता तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करती। शहरबानो मतानत भरे अंदाज में कहते हुए शर्मिंदा ही हो गई थी। सॉरी, मुझे तुमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मुअज्जम को फौरन एहसास हुआ था कि वो खामखा उससे मोरिद इल्जाम ठहर रहा है। अच्छा, ये बताओ कि अब नगी की वापसी कब तक होगी? मुअज्जम ने कुछ सोचते हुए इसकी जानिब देखा था। अक्सर रात के खाने के बाद ही नगी आती है। कभी इसकी मम्मी खुद छोड़ने आती हैं, कभी ड्राइवर के साथ आती है। शहरबानो ने तफसील से बताया था। अब तो वो भी शहला बेगम से होटल में मिल चुकी थी। बाबा जान और उम्मी जान भी इसे टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं। वो लोग इस कदर परेशान हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुअज्जम के चेहरे से परेशानी मुतरश्शे। मैं इनकी भी परेशानी समझती हूँ शाह जी, लेकिन इस मसला का कोई हल तो होगा ना। आप ऐसा करें, नगी को इसकी मम्मी के घर से पकड़ लें। आमने सामने बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। शहरबानो ने मशवरा दिया था। इसकी माँ का घर तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं फी अलहाल वहां जाना नहीं चाहता। न जाने वो औरत नहीं अब कौन सा दुख देना चाहती है। मुअज्जम के चेहरे पर तफक्कुरात के गहरे साए थे। इसी वक्त कमरे का पर्दा उठाकर गी अंदर दाखिल हुई थी। आहट पर वो दोनों ही उसकी समत मुतवज्जे हुए थे। शहरबानो को हैरत हुई थी कि आज वो जल्दी कैसे आ गई। वो फौरन कमरे से निकल गई थी। खैरियत, आज आप अपनी मम्मी के दर्शन करके कुछ जल्दी वापस नहीं आ गई? मुअज्जम का लहजा भरपूरतन से भरा हुआ था। जब सारी मालूमात शहरबानो से ले चुके हो तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो बगैर किसी खौफ के बोली थी। देखोगी, जब तुम्हें पहले कदम पर ही इस काम से रोक दिया गया था तो पर तुम क्यों बाज नहीं आती हो? इसके लहजे में गुस्सा नुमाया था। मुझे मालूम था कि तुम हिसाब किताब लेने पहुंच जाओगे। नगी ने किसी मुरव्वत के बगैर बेहद तलखी से जवाब दिया था, क्योंकि शहला बेगम ने इसे आते वक्त अच्छी तरह समझा दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जो मर्जी करती फिरो, हम तुमसे कुछ पूछे भी नहीं। जानती हो बाबा जान और उम्मी जान किस कदर परेशान है। वो गुस्सा में झुला उठा था। मुअज्जम, मुझ पर खा का गुस्सा मत उतारो। मॉडलिंग मेरा शौक है और तुम लोग मेरे इस शौक पर पाबंदी नहीं लगा सकते। नगी सुलग गई थी। मॉडलिंग आग ना लगा दूं मैं तुम्हारे इस शौक को। मुअज्जम तैश में आकर चिल्लाते चिल्लाते रह गया था। सिर्फ हॉस्टल के ख्याल से खुद पर कंट्रोल करने पर मजबूर होकर रह गया था। सैयद मुअज्जम अली शाह, में मॉडलिंग करूंगी और जरूर करूंगी। तुम में जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। ओके। नगी भी जवाबन तैश में आकर तनफिन करती कमरे से बाहर निकल गई। मुअज्जम उसकी दीदा दिलेरी पर मुतहय्यर रह गया था। इसके अंदर एक आग की भिड़की थी जिस पर इसने इस वक्त सब्र के घूंट पाए थे। वो इसके पीछे नहीं जा सकता था, इसीलिए वापसी की राली थी। दूसरे दिन नगी यूनिवर्सिटी से हॉस्टल नहीं आई, बल्कि शहला बेगम की तरफ पहुंच गई और मुअज्जम के साथ होने वाला झगड़ा उनके गोश गुजार कर दिया। शहला बेगम खामोश थीं। बेटी के मुंह से इसके अपनों की मुखालफत सुनकर दिल ही दिल में बेहद मसरूर हुई। वो हालात को इसी रुख पर देखना चाहती थी। मम्मी, मुअज्जम जैसा पढ़ा लिखा बंदा इस कदर दिका नौसी सोच रखता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शहला बेगम को खामोश देख कर वह फिर गोया हुई थी। नगी बेटा, ये वक्त अफसोस करने का नहीं बल्कि सोचने का है। तुम्हें मुअज्जम के साथ सारी उम्र गुजारनी है। मैंने तो अपने शौक को छोड़कर तुम्हारे बाबा से शादी की थी, फिर भी उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, और तुम तो अपने शौक के साथ मुअज्जम को भी अपनाना चाहती हो। क्या वो लोग तुम्हें कबूल करेंगे? शहला बेगम तो कब की सुलगा चुकी थी, अब बड़ी मासूमियत से अनजान बन रही थी।
मुअज़्ज़म मुझे बहुत चाहता है मम्मी, नगी के लहजे में एक मान सा उतर इत्ते। खुदा करे ऐसी हो बेटा। यही वक्त है मुअज़्ज़म की मोहब्बत को आजमाने का। अगर वो वाकई तुमसे भी मोहब्बत करता है तो कभी तुम्हारे शौक में हाइल नहीं होगा, और अगर उसकी मोहब्बत पक्की ना हुई तो यकीनन वो तुम्हारी राह में हाइल हो जाएगा। शहला बेगम ने लोबा गर्म देखकर आखिरी ज़र्ब भी लगा दी थी। नगी ने आंखों में तहय्युर समेटे उनकी समत देखा था। उनकी बातें इसके दिल को छू रही थीं या फिर वो ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने इसके सामने ये बात दूसरी मर्तबा दोहराई थी। इस दिन के बाद मुअज़्ज़म ने नगी से कोई राबता नहीं रखा था, बल्कि घर वालों में से किसी ने भी राबते की कोशिश नहीं की थी। ना जाने ये खामोशी क्यों इख्तियार की गई थी, और इसका फ़ायदा नगी ने खूब उठाया था। वो धर उधर टीवी कमर्शियल्स कर रही थी और उन्हें गुजरते दिनों में नगी शहला बेगम के साथ दुबई और शारजा की ट्रिप पर निकल गई। शहरबानों को भी इसने लाइल्म रखा था। इसे तो दूसरे दिन नगी की क्लास फेलोज से मालूम हो इत्ते। फिर नगी की खुदसरी ये रंग लाई के मुकर्रम अली शाह को हार्ट पर अब्लिम हो गई। मुअज़्ज़म तो सब भूल भाल गया। वो माँ बाप दोनों को अपने पास कराची ले आया था। डॉक्टर जे ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। तकरीबन एक हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहे थे। इस दौरान शहरबानो उन्हें 3-4 बार देखने आई थी। मुस्तकिल आकर वो रह नहीं सकती थी क्योंकि इसके फाइनल सेमेस्टर चल रहे थे, लेकिन ज़ेबुल निसा ने इसे कह दिया था आखिरी पेपर वाले दिन वो ड्राइवर को भेजकर इसे घर बुलवा लेंगी। और मुअज़्ज़म ने शहरबानो को ताकत की थी कि जैसे ही नगी आए वो फ़ौरन इसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि नगी ने मोबाइल से भी राब्ता ख़त्म किया हुआ था और सीद मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुल निसा अब ये फैसला कर चुके थे कि नगी के आते ही मुअज़्ज़म की शादी कर दी जाएगी। उनके ख्याल में नगी की लगा में इसी तरह किसी जाएंगी। मुअज़्ज़म को भी वालिदैन का फैसला मंजूर था। वो भी अब नगी को काबू करना चाहता था। बहुत ढील दे दी थी इसे। इस दिन मुअज़्ज़म अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब शहरबानो ने इसे मोबाइल पर इत्तला दी थी कि कल से नगी अपनी मम्मी के साथ वापस आ चुकी है और अभी अभी वो हॉस्टल पहुंची है। मुअज़्ज़म ने इसे अपने आने का कहकर घर पर माँ बाप को भी उसकी आमद की इत्तला दे दी थी। जो अब्बा सैयद मुकर्रम अली शाह ने इसे कुछ हिदायत दी थी जिसे इसने खामोशी से सुना था। हॉस्टल पहुंचकर वो अंदर नहीं गया था, बल्कि नगी को अपने आने की इत्तला भिजवा कर बाहर गाड़ी में ही बैठा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद नगी इसे हॉस्टल के गेट से बाहर आती हुई दिखाई दी थी। इसे देखकर मुअज़्ज़म ने नज़र का जाविया बदलकर विंड स्क्रीन की समत देखना शुरू कर दिया था, जैसे इसे देखा ही ना हो। हाय मुअज़्ज़म, ये तुम हो? वो हंसती मुस्कराती खिड़की में झुकी इसे अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही थी। क्यों मैं नहीं आ सकता था? मुअज़्ज़म ने संजीदगी से कहते हुए इसकी समत देखा। आज वो इसे 2-2.5 माह बाद देख रहा था। नए हेयर स्टाइल में वो इसे बेहद दिलकश और फ्रेश दिखाई दे रही थी। आखिरी लड़ाई का उसके चेहरे पर कोई तासुर दिखाई नहीं दे रहा था। ओ मुअज़्ज़म का लहजा नारियल था। क्या तुमने मेरे पीछे अपने मुवक्किल छोड़े हुए हैं जो मेरे आने की खबर मिल गई? गी शरारती अंदाज में कहती कार का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। काश मैं ऐसा कर सकता। मैंने शहरबानों से कहा था, इसी ने मुझे तुम्हारी आमद की इत्तला दी थी। मुअज़्ज़म ने हुनूज़ नारुल लहजे में कहते हुए कार स्टार्ट कर दी। वैसे एक बात तो बताओ, ये यूनिफॉर्म में मलबूस एसपी और ये सरकारी गाड़ी कहीं मुझे गिरफ्तार तो नहीं करने आए हो? नगी का मूड बेहद खुशगवार था। वो शरारत से मुस्कुराई थी। मैं ये काम छप कर नहीं करूंगा, बल्कि अली और ऐलान करूंगा। ड्राइविंग करते इसकी निगाह में विंड स्क्रीन पर थी, लेकिन लहजा मानी खेज था। अच्छा। वो हंसी थी और दिल ही दिल में हैरान भी थी कि मुअज़्ज़म अभी तक मॉडलिंग के नापक पर क्यों नहीं आया, हालांकि इसके 6-7 कमर्शियल्स टीवी पर आ चुके थे। मुअज़्ज़म ने जवाबन गर्दन मोड़कर उसकी समत देखा था। स्टाइलिश पर्पल सूट पर गिले में लापरवाही से दोपट्टा ओढ़े वो इसके दिल के तारों को छू गई थी। हालांकि वो इससे किस कदर बदगुमान था, ये मोहब्बत उसे बेबस बना रही थी। अच्छा ये तो बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? नगी अकलख्त किसी ख्याल के तहत चौंकी थी। घर जा रहे हैं। बाबा जान और उम्मी जान आजकल मेरे पास आए हुए हैं। बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है। उधर डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुअज़्ज़म ने मतानत भरे अंदाज में कहते हुए ड्राइविंग की तरफ ध्यान दिया था। क्या हो अब बाबा जान को? नगी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। हाथ पर अहलम हो गई है उन्हें। मुअज़्ज़म संजीदा था। मगर कैसे? नगी बेसाख्ता बोली थी।
क्या मतलब तुम्हारा नहीं भी दुख देने वाले लोग पैदा हो गए हैं? घनी मूंछों से लब भींच कर उसने जैसे खुद को बहुत कुछ कहने से रोका था। मुकर्रम अली शाह की नसीहत इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। नगी इसकी समत देखती रह गई। इसने शायद पहली बार उसके लब और लहजे का नोटिस लिया था। गाड़ी में एक मानी खेज खामोशी छा गई थी। इसी असना में उसकी गाड़ी घर के गेट के सामने पहुंच गई थी। वॉचमैन ने फौरन गेट वा कर दिया था। मुअज्जम की मैयत में वो अंदर पहुंची तो मुकर्रम अली शाह और ज़ेब अल-निसा उसकी तवक्को के बरक्स बड़ी मोहब्बत और शफकत से मिले थे। उधर उधर की बातों के बाद मुकर्रम अली शाह अपने मतलब की बात पर आ गए थे। नगी बेटे, तुमने जिस प्रोफेशन की चॉइस की है, हमने तुम्हें पहले कदम पर ही रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने हमारा कहा नहीं माना। खैर, हमने सब्र किया। हमारे ख्याल में अब तुम्हारा शौक पूरा हो गया होगा। अब हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी और मुअज्जम की शादी इसी महीने कर दी जाए। सैयद मुकर्रम अली शाह ने बड़ी तमानियत से अपना मुद्दा इसके सामने पेश कर दिया था। जी व नगी जो ज़ेब अल-निसा के साथ बैठी हुई थी, यकलख्त बुरी तरह चौनिकी थी। इसके वहम विगमान में भी नहीं था कि इसकी शादी की बात भी हो सकती है। लेकिन मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है। बड़ा स्विच कर उसने जवाब तैयार किया था तो उसे मालूम हो गया था वो इसकी मॉडलिंग पर खुश नहीं है। हुन पढ़ाई से तो तुम्हार अलिफ लगाओ दिखाई दे रहा है, शादी के बाद पढ़ लेना। वैसे आजकल तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर हो रहे हैं, शायद तुम्हें इत्तला नहीं मिली। मुअज्जम ने गोया चढ़कर इसका तमस्खुर उड़ाया था। नगी खामोश थी, लेकिन इसका मूड यकलख्त ही बिगड़ा था। इसने सुलग कर मुअज्जम की समत देखा था। हाँ बेटे, शादी के बाद पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। मुकर्रम अली शाह ने भी बेटे की तायीद करते हुए उसे नरमी से मुखातिब किया था। फिर बाबा जान, मेरी भी एक शर्त है। मैं शादी के बाद भी मॉडलिंग करूंगी। मैं अपने शौक से दस्तबरदार नहीं हो सकती, उसने दो टोक अंदाज में कहते हुए सबके सरों पर दिमाका किया था। तो फिर मुझसे तो दस्तबरदार हो सकती हो ना? मुअज्जम ने सपाट लहजे में कहते हुए कमरे में दूसरा दिमाका किया था। हाँ, अगर तुम मेरे शौक में हाइल हुए तो मैं ये भी कर गुजरूंगी। नगी खुदसरी से बोली थी। नगी, मुअज्जम, ये तुम दोनों कौन सी बहस ले बैठे हो? तुम्हारे बड़े मौजूद हैं फैसला करने के लिए। सैयद मुकर्रम अली शाह ने मुदाखलत करते दोनों को सख्ती से टूका था। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है बाबा जान, नगी हुनूज खुदसरी वाले अंदाज में थी। हमारी नरमी का तुम नाजायज फायदा उठा रही हो। पूरे खानदान में तुमने हमें मशहूर कर दिया है, अब और क्या चाहती हो? नहीं मालूम था कि हमारा अपना ही खून नहीं दुख देना शुरू कर देगा। बहुत अफसोस हो रहा है हमें। मुकर्रम अली शाह बेहद बरहम नजर आ रहे थे। ताया जान, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन से दुख मैंने आप लोगों को देते हैं? कौन से नाजायज काम मुझे से हो गए हैं जो अपने आसमान सर पर उठा लिया है? अरे, एक मेरे जरा से शौक को आप अपनी अना का मसला बना रहे हैं। आप लोगों ने मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही सलूक किया था। उन्होंने अपना शौक छोड़कर इस घर को अपना घर बनाया था। आप लोगों ने उन्हें कबूल ही नहीं किया। स्टॉप इट नगी, मुअज्जम ने आग बगूला होते इसकी बात काटी थी। मेरा ख्याल है सैयद साहिब, इन दोनों का निकाह आज हो जाना चाहिए। ज़ेब अल-निसा ने काफी देर खामोश रहने के बाद शौहर को मशवरा दिया था। नगी के रंग ढंग उन्हें बेहद दुख दे रहे थे। ये लड़की थी जिसे उन्होंने भी उनकी कीविस नहीं होने दी थी, और आज वो उनके सामने बेगानी बनी खड़ी थी। हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुकर्रम अली शाह भी यही सोच कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। इस दौलत की खातिर ही तो आपने मुझे मुअज्जम के साथ मंसूब कर रखा है। मेरी शादी बाहर होगी तो आपकी दौलत भी बाहर जाएगी। वो फुनकारती हुई सोफे से उठ खड़ी हुई थी। मेरी बात आप लोग कान खोल कर सुन ले। मुझे मुअज्जम से शादी नहीं करानी, और मेहरबानी फरमाकर मेरी प्रॉपर्टी के कागजात मुझे दे दे। मुझे अब आप लोगों के साथ नहीं रहना। मैं हमेशा के लिए अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। आज नगी बिल्कुल अपनी माँ के रंग में ढल गई थी। शहला बेगम जो 1-1.5 साल से इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, इसका रिजल्ट अगर वो अपनी आंखों से देख लेती तो शायद शादी मर की कैफियत में मुब्तला हो जाती।